माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय आई अहम, जय आई अहम, जय आई अहम। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित यहां के लोकप्रिय प्रत्याशी और हम सबके बहुत ही प्रिय प्रदेश के अध्यक्ष श्री रंजीत दास जी, हमारे यहां पर उपस्थित असम सरकार में मंत्री रहे नव कुमार दोले जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री नागेंद्र चौधरी जी, हमारी गुवाहाटी से सांसद और हम सब की प्रिय नेता क्वीन ओझा जी, हमारे एजीपी के जिला अध्यक्ष जिंतू चौधरी जी, हमारी एक्स एमएलए डॉक्टर मलया बर्मन जी, कमलेश्वर मेघी जी, अनूप बर्मन जी, धर्मेश्वर राय जी और मेरे साथ यहां संगठन के काम में लगे हुए नायब सैनी जी, विनोद गोटिया जी, बंसीलाल जी, राजेश मिश्रा जी, वरिष्ठ सभी कार्यकर्ता, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए इस चुनावी सभा में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी और प्रिंट मीडिया के मेरे साथी। जब अतुल वोरा जी ने रंजीत दास जी का नाम लिया तो जो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट थी उसने मुझे यह संकेत दे दिया कि आपने रंजीत दास जी को अपना आशीर्वाद देना तय कर लिया है। यह बात हमको ध्यान में आती है। साथ ही साथ जिस तरीके से चुनाव का माहौल बना है, उस चुनाव के माहौल में मैं देख रहा हूं कि मातृशक्ति पुरुषों से बड़ी संख्या में यहां पर आई है। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और मेरा यह मानना है कि जहां मातृशक्ति, माताएं, बहनें चल पड़ती हैं, वहां सारा समाज चल पड़ता है, वहां सारा प्रदेश चल पड़ता है। जब मैं यहां आया हूं तो हमारी शक्तिपीठ मां कामाख्या देवी को नमन करना मेरा कर्तव्य है। जब मैं यहां आया हूं तो बोगेश्वर देवालय, जो 500 साल पुराना यहां का स्थानीय मंदिर है, वहां भी मैं नमन करता हूं। हमारे अकाय सत्र को, जो यहां पर इस जिले का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थान है, वहां के लिए भी मैं नमन करता हूं। और यहां के सभी महापुरुषों को नमन करते हुए अपने विचारों को, अपनी बातों को सामने रखने के लिए आपसे इजाजत भी चाहता हूं और कुछ मुद्दों को आपके सामने रखूंगा। मित्रों, यह चुनाव एक तरफा भारतीय जनता पार्टी और एजीपी के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है, यूपीपीएल के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है, और दूसरी ओर हमारी प्रतिद्वंदी कांग्रेस और एआईयूडीएफ है। और मूलतः माना जाए तो यह चुनाव बीजेपी, एजीपी, यूपीपीएल और एआईयूडीएफ और कांग्रेस पार्टी के साथ हो रहा है। यह चुनाव बड़ा मजेदार है क्योंकि हमारे सामने वाला जो विरोधी है, मुझे नहीं समझ में आता कि उनके मन में मनसा क्या है, उनके इरादे क्या हैं। उनके इरादे असम की जनता की सेवा करना है या किसी तरीके से सत्ता को हथियाना है। अगर जनता की सेवा करने का उद्देश्य होता तो वो उन लोगों के साथ चलते जिनका जनता के साथ सेवा करने का ट्रैक रिकॉर्ड है। आज कांग्रेस पार्टी एक मानसिक दिवालियेपन, एक अवसरवादी राजनीति में घिर चुकी है
और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का वैचारिक पृष्ठभूमि पर मानसिक दिवालियापन हो चुका है। आज चुनाव हो रहे हैं, कल केरल में आगे 6 तारीख को चुनाव होंगे। केरल में आप कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो और बंगाल में और आसाम में गले मिलाकर के सीपीएम के साथ चुनाव लड़ रहे हो। यह तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड है। आप देखिए ये क्या चुनाव हो रहा है। एक तरफ गुत्थम गुत्थी, दूसरी तरफ नूरा कुश्ती। यह कैसा चुनाव है? यह मानसिक दिवालियेपन की कहानी नहीं कहता तो और क्या कहता है? केरल में तुम सीपीएम से लड़ते हो, बंगाल में तुम साथ देते हो और असम में तुम गले मिलते हो। मैं जानना चाहूंगा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी को मालूम है सीपीएम का रोल? उनको मालूम है सीपीएम का इतिहास? मेरा दूसरा चार्ज है कि कांग्रेस पार्टी सांप्रदायवादी पार्टी हो गई है। कांग्रेस पार्टी सांप्रदायवादी पार्टी होगी, पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी इज ए कम्युनल पार्टी। और कहने के लिए मेरे पास तथ्य हैं। बताओ केरला में आप मुस्लिम लीग के साथ चुनाव लड़ रहे हो कि नहीं लड़ रहे हो? बताओ आप बंगाल में अब्बास के साथ चुनाव लड़ रहे हो कि नहीं लड़ रहे हो? और आप बताओ कि असम में आपका बदरुद्दीन भाई है कि नहीं है? और ये मानसिक दिवालियेपन की कहानी देखो। 2006 में तरुण गोगोई कहता है हु इज बदरुद्दीन, और 2021 में उनका बेटा गले लगाता है ही इज बदरुद्दीन। ये क्या है? और हमको कहते हो हम सांप्रदायिक पार्टी है। आजकल बड़ा आनंद, चुनाव में बड़ा आनंद देखने को मिलता है। कोई मंदिर जा रहा होता है, पिछले 50 साल में मंदिर के दर्शन नहीं हुए, आजकल मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। कोई चंडी पाठ कर रहा होता है, आज तक चंडी पाठ की जरूरत नहीं पड़ी ममता दीदी को बंगाल में, आजकल चंडी पाठ हो रहा है। हमारे यहां कहावत है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे वो दुख काहे को होए। आज चुनाव की बेला आई तो लग पड़े चंडी पाठ करने, भगवान के दर्शन करने, मंदिर जाने, टीका लगाने, जनेऊ लगाने। अरे पहले लगाया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। और हमको कहते हो कि हम कम्युनल हैं, हमको कहते हो कि हम सांप्रदायिकवादी हैं। अरे सांप्रदायिकवादी तो तुम हो जो मुस्लिम लीग के साथ समझौता करते हो, जो अब्बास के साथ समझौता करते हो, और यहां पर असम का गमछे को फेंकने वाले बदरुद्दीन के साथ, असम की अस्मिता के साथ समझौता करते हो। अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने कहा बदरुद्दीन असम की पहचान है। अब बोलो मैं दिवालियेपन की बात ना करूं तो और क्या कहूं? कभी असम की पहचान बदरुद्दीन हो सकता है क्या? बोलो कभी असम की पहचान बदरुद्दीन हो सकता है क्या? असम की पहचान होगा तो गोपीनाथ बोरदोलोई होगा। असम की पहचान है तो श्रीमंत शंकर देव हैं। असम की पहचान है तो भूपेन हजारिका है। यह हमको समझना चाहिए। आज मैं यहां पर आया हूं, यह पाठशाला के नाम से जानी जाती है, कलाकारों की संस्कृति का यह धाम है, कलाकारों का उद्गम स्थान है। और आप लोग अपने सामने आंखों में देखते रहो कि एक नेता की असम के गमछे को फेंक दे और उसके साथ राहुल गलवाइयां मारे, गौरव गोगोई उसके साथ अपने आप को जोड़े। इन सबको राजनीतिक तरीके से जवाब देने का समय है। जब आपका चुनाव का समय आएगा, कमल पर बटन दबाना और इनको छुट्टी करना, इस बात को हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। चुनाव में बड़े बड़ी चीजें देखने को मिलती हैं। मैं कई बार कहता हूं देयर आर सम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट
कई लोग राजनीतिक कार्यकर्ता नेता होते हैं, राजनीतिक दृष्टि से एक्टिविटी करते हैं, एंड देयर आर सम हु आर पॉलिटिकल टूरिस्ट। ये राजनीतिक सैलानी होते हैं, ये राजनीति में चुनाव में से घूमने फिरने आते हैं। कोई कामाख्या देवी में जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई जनोई दिखाता है, कोई अपना गोत्र बताता है। ये सब लोग चुनाव में, अब देखिए राहुल गांधी आए पॉलिटिकल टूरिस्ट, फोटो लगाया। क्या फोटो लगाया? आगे खुद खड़े हैं, पीछे चाय का बागान है। मैंने पता किया ये फोटो सेशन हुआ कहां भाई, क्योंकि जो टोपी लगाई हुई है वो भारत में नहीं पहनते। भारत की टोपी वो है, असम की टोपी पहचान वो है, जो आपने मुझे पहनाई वो असम की टोपी है। मैंने देखा वो ऐसे ऐसे तिरछा तिरछा तिकोना तिकोना पहने हुए हरे हरे चाय के बागान दिख रहे थे। मैंने ढूंढाई की तो पता चला कि राहुल गांधी का फोटो है और ताइवान का चाय का बागान है। ये पॉलिटिकल टूरिस्ट। मैं दूसरी बार आए राहुल गांधी, फिर फोटो लगी और फिर पीछे चाय का बागान। मैंने फिर पता किया तो पता चला चाय का बागान श्रीलंका का है, असम का चाय का बागान नहीं है। यानी असम का चाय का बागान भी दिखाना इनको दुश्वार होता है, वोट लेने के लिए असम के आ जाते हैं। यह बात हमको समझनी चाहिए, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हमसे किसी ने पूछा क्या, कांग्रेस पार्टी ने पूछा चाय बागान के लिए क्या किया, चाय बागान के लिए क्या किया। मैंने कहा सबसे पहली बात तो यह है कि दोनों भाई बहन को चाय के बागान में पहुंचाया तो सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने पहुंचाया, क्योंकि पहली बार उसने उनका काम किया तो चाय बागान का किया। आप तो कभी गए नहीं थे, आपका इतिहास हमने देख लिया। आप चाय के बगीचे में गए, आपको मालूम है कि चाय बागीचा धन पुरस्कार के लिए 8,000 रुपए 8 लाख चाय के बागीचे के वर्करों को दिया गया है। यह आपको मालूम है? क्या पिछले 30 सालों में, 40 सालों में और गोगोई साहब की 15 साल के शासन में कभी आपने चाय बागान के बगीचों को चाय बागीचा धन पुरस्कार की दृष्टि से 8,000 रुपए दिए थे क्या? आपने नहीं दिया। हमारी महिलाएं जो प्रसूति की अवस्था में होती हैं, उनको जॉब लॉस के कारण, क्योंकि वो प्रसूति की अवस्था में होती हैं तो उस समय वो काम नहीं कर सकती चाय बागान में। ये सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार बीजेपी एनडीए की रही, जिसने प्रसूति अवस्था में 12,000 रुपए देकर के उनके जॉब लॉस को पूरा करने का काम किया। यही नहीं, इसके साथ साथ अब 18,000 रुपए दिए जाएंगे। अगली सरकार हमारी आएगी तो चाय बागीचे में 18,000 रुपए दिए जाएंगे जो प्रसूति की अवस्था में। ये हमको समझना चाहिए। ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आप सब लोग, ये जगह, ये पाठशाला शिक्षा के दृष्टि से जानी जाती है और शिक्षित लोगों के लिए जानी जाती है। आपके द्वारा कही गई आवाज पूरे असम में जाती है, ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। और इसी तरीके से प्रधानमंत्री जी ने इस साल 1,000 करोड़ रुपए चाय के बागीचों के लिए दिया है। 1,000 करोड़ रुपए किस लिए? महिलाओं के शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, चाइल्ड और विमेन डेवलपमेंट के लिए 1,000 करोड़ रुपए चाय के बागीचों में खर्च होगा। और हमारे पॉलिटिकल टूरिस्ट बोलते हैं चाय के बागीचे के लिए किया क्या? अरे बहन जी और भाई जी, आप जो चाय के बागीचे में जाते हो, जिस सड़क से जाते हो, वो भी सर्बानंद सोनोवाल ने बनाई है, पक्की सड़क बनाई है, ये याद रखना। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है, एक हमारी नेत्री हैं, वो गई पॉलिटिकल टूरिस्ट और चाय के पत्तियों को तोड़ने लगी और फोटो खिंचाया कि नहीं खिंचाया? हां कि ना? आप बताओ, मार्च महीने में चाय की पत्ती सूख जाती है क्या? मार्च महीने में चाय की पत्ती तोड़ी जाती है क्या? अरे वो तो अप्रैल महीने में तोड़ी जाती है। जिनको ये भी नहीं मालूम कि पत्ती कब तोड़ना, वो आजकल चाय के बागीचे के साथ फोटो खिंचाने लगे। मित्रों, अब अप्रैल आ गया,
अब पत्ती भी तोड़ना और वोट भी इकट्ठा करना, यह काम हमको ध्यान में रख करके काम करना है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे 10 संकल्प हैं। ब्रह्मपुत्र की नदी में जो बाढ़ की ट्रेजेडी होती है, त्रासदी होती है, उससे हम निजात दिलाएंगे। और बाढ़ की ट्रेजेडी से निजात दिलाने के लिए हम लोग सैटेलाइट का भी प्रयोग करेंगे, डिजिटल वर्ल्ड का भी प्रयोग करेंगे, और रिजर्वायर बनाकर, पॉन्ड्स बनाकर, जहां पानी ज्यादा है वह पानी को रोक करके उसका उपयोग बाद में बरसात के बाद किया जाएगा, यह व्यवस्था की जाएगी। यह हमारा प्रथम संकल्प है। और इसी के साथ साथ अरुण उदय, पहले हम 3,000 रुपए देते थे, पहले हम 1,800 देते थे, 800, अब हम 30 लाख बहनों के घरों में पहुंचाएंगे, सीधा सीधा पहुंचाएंगे 30 लाख। और 3,000, देखो यह मातृशक्ति को मजबूत बनाने का तरीका है, क्योंकि माता के पास अगर 3,000 आता है तो वो उससे बच्चों की चिंता करेगी, पढ़ाई की चिंता करेगी, दवाई की चिंता करेगी, बच्चों के कपड़ों की चिंता करेगी। और यह काम सर्बानंद सोनोवाल, हेमंत बिस्व शर्मा, रंजीत दास जी की सरकार ने किया, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरीके से 2.5 लाख रुपए देकर के लगभग 12,000 से ज्यादा जो नाम घर हैं उनके भी कीर्तन घर बनेगा, उनका भी हम विकास करेंगे। ये छोटी घटना नहीं है। बताओ 17 के जमीनों को हड़प रही थी कि नहीं हड़प रहे थे लोग? हड़प रहे थे कि नहीं हड़प रहे थे? और नाम घरों का खराब हालत में था कि नहीं था? आज 2.5 लाख रुपए प्रति नाम घर को देकर के उसको भी विकसित किया जाएगा। बहनों को शिक्षा के लिए मुफ्त बच्चियों की शिक्षा होगी, और साथ में 8 स्टैंडर्ड के बाद साइकिल देने की भी व्यवस्था होगी। मित्रों, जब हम बच्चियों को मजबूत करते हैं तो प्रदेश मजबूत होता है, यह हमको समझना चाहिए। और अगर मैं बात करूं तो लगभग डिलिमिटेशन तो हम करेंगे ही, जिसमें आपको अधिकार मिलेगा वोट का, लेकिन इसके साथ साथ 2 लाख लोगों को प्रति साल हम लोगों को रोजगार देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 1 साल के अंदर मार्च 2022 तक 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे, यह हम आपको बताना चाहते हैं। और इसी तरीके से स्वामी विवेकानंद के असम यूथ एंटरप्रेन्योरशिप के तहत हम 2 लाख लोगों को स्वरोजगार देने का प्रावधान करेंगे, यह हमारा विश्वास है। और इसी तरीके से जो लैंड के पट्टे हैं, जमीन, बेचारे लोग बगैर जमीन के रह रहे थे, वर्षों से थे, उनके नाम पर हक मलकियत नहीं थी, 3 लाख लोगों को, 3.5 लाख लोगों को दे दिया है। और रंजीत जी और ये सब लोग मिलकर के जो भी बगैर जमीन के मलकियत के होगा उसको पट्टा दिया जाएगा, यह हमारा संकल्प है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। असम को हम सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे, और जब हम सेल्फ सफिशिएंट बोलते हैं तो फिर पोल्ट्री, राइस, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और इसके साथ साथ पिगरीज, हर एक तरीके का डेवलपमेंट होगा। हम आत्मनिर्भर किसान को बनाएंगे, यह हमारा उद्देश्य है। मित्रों, हम संस्कृति की रक्षा तो हम करेंगे ही। आपको मालूम है कि माधव देव कला क्षेत्र के लिए 43 लाख रुपए खर्च हुए हैं। आपको मालूम है कि शंकर देव जी के जन्म स्थान के लिए 188 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। आपको मालूम है कि एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब जाकर के असम के गोपीनाथ बोरदोले जी को भारत रत्न देकर के असम की संस्कृति की पहचान बनाई थी, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिन्होंने भारत रत्न भूपेन हजारिका को देकर असम का गौरव और शान बढ़ाया है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए जैसा मैंने कहा कि नामघर, शस्त्र और इन सारी चीजों की चिंता हम लोग करेंगे। मित्रों, सुरक्षा की दृष्टि से बात करें, आप बताओ पिछले 50 साल में बोडो लैंड के चलते हजारों लोगों हताहत हुए कि नहीं हुए? हजारों लोगों की जानें गई कि नहीं गई? हजारों लोग पुलिस के मारे गए कि नहीं मारे गए? हजारों लोगों में अमन, चैन, शांति से वो दूर रहे कि नहीं पूरे 50 साल? लेकिन सुरक्षा के नाम पर मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह का रणनीति ने बोडो एग्रीमेंट, एकॉर्ड करा करके जहां असम की अस्मिता को भी
सुरक्षित रखा, वहीं बोडो की समस्या को भी सुलझा दिया गया सदा सदा के लिए। यह हमको समझना चाहिए। यह छोटी घटना नहीं है मित्रों। 2500 के आसपास बोडो के एक्टिविस्टों ने, बोडो के एक्टिविस्ट्स ने लगभग 2000 लोगों को आत्मसमर्पण कराया और इसके साथ साथ 4000 असॉल्ट राइफल्स, 4000 असॉल्ट राइफल्स ये सरेंडर कराए। आप बताओ, असम की धरती पर 4000 असॉल्ट राइफल का सरेंडर होने का मतलब है कि नहीं शांति? मतलब है कि नहीं शांति? और 1500 करोड़ रुपए देकर 4 लाख रुपए वन टाइम सेटलमेंट और 3000 रुपए 6000 रुपए 3 साल तक देकर उनको शांति प्रिय तरीके से मुख्य धारा में शामिल करने का काम किया। तो वह अमित शाह जी के गृह मंत्री काल में हुआ है और मोदी जी का आशीर्वाद मिला। मोदी जी की इच्छा शक्ति थी जिसने इसको पूरा किया है। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, 13 फाइनेंस कमीशन में आपको मिला था 79 करोड़ रुपए, 79,000 करोड़ रुपए, और मोदी जी के टाइम में 14 फाइनेंस कमीशन में आपको मिला 1,55,000 करोड़ रुपए। यह विकास के लिए नई कहानी लिखी गई। 8,000 मनमोहन सिंह जी यहां से प्रधानमंत्री थे। अभी लोग वो बोलते हैं मनमोहन सिंह जी यहां से प्रधानमंत्री थे इसलिए वोट दो। मैं पूछता हूं, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने असम को क्या दिया? असम से लिया ही लिया, दिया कुछ नहीं। दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम को गैस की रॉयल्टी का 8,000 करोड़ रुपए दिया। यह मोदी जी ने दिया, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। बोगीबील ब्रिज, यह भी लगभग 5,900 करोड़ रुपए की लागत से इसको भी बनाया गया। 11,500 करोड़ रुपए की सड़कें बनाई गई। आजकल आप नेशनल हाईवे पे ठराठर फटाफट घूमते हो। इससे पहले क्या हालचाल था? गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है मालूम नहीं। आज सड़कें बन रही हैं 2 वे, 3 वे, 4 वे, 6 वे, 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, ये सड़कें बन रही हैं। और ये सड़कें सिर्फ असम को ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश तक जा रही हैं, सीधी की सीधी। ये काम उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट को, सारा आपका रेलवे जो था वो नैरो गेज था, इस सारे के सारे को ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया है तो मोदी जी ने किया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह विकास की कहानी लिखी गई है। इसलिए मित्रों, अगर मैं बांस की इंडस्ट्री की बात करूं, मैं वन मंत्री रहा हूं, मुझे मालूम है मोदी जी ने बांस के इंडस्ट्री के लिए बांस का कानून, अंग्रेजों के समय का कानून था, उसको बदल डाला। क्या था बांस का कानून? बांस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पेड़ की श्रेणी में आता था और पेड़ की श्रेणी में आने के कारण इसको काटने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का परमिशन चाहिए था और 11 साल से पहले आप उसको काट नहीं सकते थे, वो भी परमिशन के बगैर। मोदी जी ने अंग्रेजों के समय का कानून बदल दिया। अब बांस घास और खरपतवार में आ गया है, इसलिए कोई भी बांस लगा सकता है, उगा सकता है, काट सकता है और इंडस्ट्री में काम कर सकता है। यह बात हम लोगों ने उसमें की है। और लगभग 75 हेक्टेयर भूमि का बांस का इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है। 50,000 करोड़ रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं। इस तरीके से इसको भी जोड़ने का काम हुआ है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन में यहां पर 59 लाख टॉयलेट्स बने हैं। मैं बार बार हर जनसभा में इस बात को कहता हूं और मेरी माताएं बात जरूर सुने। देखिए, 2014 में और 2014 से आज 2021 में मोदी जी ने 11 करोड़ 70 लाख टॉयलेट स्वच्छ भारत मिशन में बनाए हैं। 11 करोड़ 70 लाख। और आपके असम में 69 लाख, 69 लाख। आपको टॉयलेट का मतलब क्या समझ में आता है? टॉयलेट का मतलब होता है जिस घर में टॉयलेट नहीं हो, आप सोचिए उसकी महिलाएं कैसा जीवन व्यतीत करती होंगी। एक एक घर में कम से कम 2-2 महिलाएं तो होंगी। वो कैसा जीवन व्यतीत करती थी? अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करती थी, अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए। कभी सोचा था किसी ने?
कभी सोचा था इन पॉलिटिकल टूरिस्टों ने? ये मोदी जी ने उनकी तस्वीर बदली, तकदीर बदली, उनको टॉयलेट ही नहीं दिया, 11 करोड़ 70 लाख लोगों को इज्जत घर दे करके महिलाओं को इज्जत दी है और सशक्तिकरण किया है। ये हमको समझना चाहिए। ये छोटी घटना नहीं है मित्रों। आपके यहां असम में 69 लाख लोगों के घर में टॉयलेट नहीं था, आज 100% ODF हो गया। ये छोटी घटना नहीं है। अगर उज्ज्वला योजना की बात करें तो आपके यहां 36 लाख लोगों को गैस का सिलेंडर मिला है। 8 करोड़ में से 36 लाख लोगों को गैस का सिलेंडर मिला, गैस का कनेक्शन मिला। आयुष्मान भारत में अगर 50 लाख लोगों को जोड़ा गया तो 50 करोड़ लोगों को जोड़ा गया, तो उस 50 करोड़ लोगों में आपके यहां जिन्होंने सुविधा उठा ली है उनकी संख्या 1,38,000 है। प्रधानमंत्री किसान, और इसमें आपने वो अटल अमृत योजना भी जोड़ी है और 2 लाख रुपए का आपने हेल्थ कवरेज आयुष्मान भारत के साथ जोड़ा है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और अगर मैं बात करूं PM किसान निधि की, तो 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के बीच में 16 लाख किसान आपके असम में हैं, जिनको हम लोगों ने 2000 के रुपए हिसाब से 6000 रुपए साल का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी है। जमीन का पट्टा दिया है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है। 46,000 असम की सरकार ने कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को रेगुलराइज कर दिया है। और उदय में 30,000 लोगों को, 30,000 बहनों को 3 लाख लोगों को 3,000 रुपए प्रति माह देने का तय किया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। चाय के बागानों में 119 हाई स्कूल खोले गए हैं। स्किल यूनिवर्सिटी मंगलडोई में खोली गई है और इसी तरीके से एक विकास की एक नई कहानी लिखी गई है। अब मैं जब यहां पर आया हूं इस पाठशाला के स्थान पर, ये संस्कार के दृष्टि से जो उद्गम स्थान है वहां पर, तो मैं ये सौभाग्य मानता हूं कि यहां का प्रत्याशी और कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रंजीत कुमार दास खड़ा है। मित्रों, आप तो पार्टी के उद्गम स्थान को आप आशीर्वाद देने वाले हैं, क्योंकि पार्टी का जो अध्यक्ष होता है वो पार्टी को ताकत देने वाला उद्गम स्थान होता है। ऐसे अध्यक्ष को आप चुनाव जिता रहे हैं जिसके अंडर सभी लोग काम करते हैं। और आप समझ सकते हैं कि जब मैंने जिसके अंडर सभी लोग काम करते हैं, इसका मतलब कोई भी रंजीत दा के काम को ना नहीं करने वाला है, हां ही कहने वाला है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपके स्पीकर रहे हैं आपके, और मुझे तो रंजीत दा के साथ जब मैं चलता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं, क्वीन जी से मैं कह रहा था, क्वीन ओझा जी से मैं कह रहा था, रंजीत दा के साथ अगर चलना हो तो अगर जहां आपको 15 मिनट लगते हो वहां 45 मिनट निकाल के रखना, क्योंकि जो भी रास्ते में मिलेगा उससे गले मिलेंगे, बात करेंगे, चीत करेंगे, हाल पूछेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। ये इनकी खूबी है। और याद रखना, ऐसे लोगों को गले लगाना हमारा काम है, आशीर्वाद देना हमारा काम है, इसको हम पूरा करेंगे। मैं आपके बीच में आपको इस गर्मी में ज्यादा देर बैठाना नहीं चाहता। मुझे मालूम है हमें तो यहाँ पीने के लिए पानी मिल जाता है, आप सब लोग लंबी देर से बैठे हैं, आपको मैं ज्यादा कष्ट नहीं दूंगा। मुझे मालूम है मैं लंबे समय तक नीचे बैठा हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि आपकी तकलीफ कैसी होती है। चुनाव की सभा में लंबे समय आपको इंतजार करना पड़ता है, लेकिन आप सब लोग बड़े शांति से बैठे रहे, आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जब मैं रंजीत दा बन जाएंगे विधायक, बाद में आगे इनसे जिम्मा लेकर के इनका काम करना ये हमारा काम होगा, इस पर आप विश्वास रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय आई अहम।